हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो आज एक नया टॉपिक फ्लूइड फ्रिक्शन, जिसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स का आज 7th लेक्चर है। इसके जस्ट बाद मैं आपको स्टोक्स थ्योरम पे इसके जस्ट बाद लेक्चर अपलोड करूंगा, फ्लूइड का 8वां लेक्चर। और उसके बाद सरफेस टेंशन की 4 वीडियोस मेरे ख्याल से आएंगे। होपफुली 2-3 दिन में ये हो जाना चाहिए, अगले 2-3 दिन के अंदर। खैर, एक बात आपसे और डिस्कस करनी थी कि जब प्रॉब्लम आए तो करना क्या चाहिए। When you are in problem, when the problem strikes at your face, then what you should really do। तो एक बहुत ही सिंपल सा कोट है, बहुत सिंपल सा कोट है। The best way to face a crisis is to be brave। I repeat, the best way to face a crisis is to be brave। It sounds very cliche ना, very normal कि ये तो सबको पता है, बट इसकी मीनिंग समझो तो ये रियलिटी में सबसे अच्छा मेथड है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। जब भी आप पे क्राइसिस आए ना, तो आप वीक नहीं हो, आप ब्रेव हो। ये घिसी पिटी बातें हैं सर, इसको जरा समझो, जरा सोचो। प्रॉब्लम आई और हम ब्रेव, शूरवीर की तरह उसका सामना करें। दुनिया में नाम उसी का होता है जो लड़ता है। आपको क्या लगता है, इतने ढेर सारे लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल, करोड़ एंड करोड़ ऑफ पीपल में से कोई 4-5 लोग ही ऊपर उठ के पूरे वर्ल्ड को क्यों लीड करते हैं, या कुछ 1 लाख लोग मिलकर पूरे वर्ल्ड को लीड क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग एक्चुअली इन सब कोटेशंस को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं। इवन मैं खुद को भी इसी कैटेगरी मानता हूं कि हम भी सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। हर दिन मैं सीखता हूं, हर दिन कोशिश करता हूं, फिर हारता हूं, फिर कोशिश करता हूं। ये सब कोटेशंस ना हम सिर्फ पढ़ते हैं, मीनिंग में नहीं जाते। कोई इंसान बिना लड़े नहीं महान हो सकता। अब लड़ने का मतलब नहीं कि तुम गए अपने भाई को मार दिया, घूसा धड़ाम, ले आज सर ने बताया, ले हो गया, नहीं। रियल लड़ाई, जहां से हम भागते हैं, जहां से हम निकलने की कोशिश करते हैं। जब सिचुएशन टफ होती है तो हम कहते हैं नहीं यार, इसको कल कर लेंगे, नहीं यार ये हमसे हो नहीं पाएगा, नहीं यार मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज में है। कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बना के उस लड़ाई को, उस युद्ध को हम टाल देते हैं। अब आप समझे उस लाइन की मीनिंग। द बेस्ट वे टू फेस अ क्राइसिस इज टू बी ब्रेव। इसी सोच के साथ आज स्टार्ट करेंगे ये लेक्चर। मेरा नाम अलक पांडे, हमारा आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला, और हेडिंग लगा लीजिए फ्लूइड फ्रिक्शन विस्कोसिटी। फ्लूइड फ्रिक्शन विस्कोसिटी। तो यार फ्रिक्शन तो हम पढ़ चुके हैं सॉलिड के अंदर। क्या फ्लूइड फ्रिक्शन कुछ अलग होता है? बहुत अलग बच्चों। मान लीजिए यहां पे फ्लूइड फ्लो कर रहा, दिस इज अ फ्लोइंग फ्लूइड, और एक लेयर फ्लूइड की दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड कर रही। हम आइडियल फ्लूइड में मानते हैं देयर इज नो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी, फ्लूइड के फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी। बट प्रैक्टिकल फ्लूइड में ऐसा नहीं होगा। जब ये लेयर इस लेयर के ऊपर चलेगी, मान लो ये लेयर आगे बढ़ना चाह रही, ये भी बढ़ना चाह रही है ना। जब ये लेयर इसके ऊपर चलेगी तो ये वाली लेयर इसको पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगी। भाई फ्रिक्शन कब आता है? व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 बॉडीज। यहां पे रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 लेयर्स पैदा हो सकता है। उसी तरह से इस वाली लेयर को लगेगा कि हम तो आगे जा रहे हैं, मेरे साथ ये आगे नहीं आ रहा, उसे लगेगा ये छूट रहा है, तो वो इसको पकड़ के आगे खींचेगा और इस पे भी लगेगा आगे की तरफ फ्रिक्शन। तो कंसेप्ट तो वही है सॉलिड वाला। सॉलिड में भी हम देखते थे एक कंसेप्ट था कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, यहाँ पे हमारे पास कोई एक टेबल है, कोई सरफेस है, ये ब्लॉक मान लो यहाँ चल रहा है, मोशन कर रहा है इस तरफ। सो टेबल इसको पीछे की तरफ क्या लगाएगा? फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक। टेबल को लगेगा ब्लॉक आगे भाग रहा, और ब्लॉक टेबल पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा? आगे। फ्रिक्शन ऑन टेबल लगेगा कि नहीं? जब ब्लॉक आगे जाएगा तो उसे लगेगा टेबल पीछे छूट रही, तो उसको पकड़ के आगे खींचेगा। वही कंसेप्ट यहां पे भी है, फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स। दिस फ्रिक्शन बिटवीन फ्लूइड लेयर्स, दिस फ्रिक्शन बिटवीन हॉरिजॉन्टल फ्लूइड लेयर्स। अब लेयर्स आ गया तो बिटवीन हटा के अमंग करना पड़ेगा। फ्रिक्शन अमंग हॉरिजॉन्टल फ्लूइड लेयर्स
इस फ्रिक्शन फोर्स का हमने एक नाम दिया है जिसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं विस्कोसिटी। क्लियर है? मन में आपके सवाल मैं जानता हूं नॉर्मल है कि सर ये दोनों लेयर साथ में क्यों नहीं चल रही, इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है ही क्यों? दोनों लेयर तो साथ में, पूरा पानी हो सकता है एक ही स्पीड से चले। मानते हैं आपकी बात, जरा मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, वहां से आप इस बात को शायद जज कर पाओ कि ऐसा क्यों हुआ। फ्लूइड में एक स्पेशल चीज मैं आपको दिखाता हूं आज। हेडिंग डाल लो वेलोसिटी ग्रेडियंट, छोटी सी हेडिंग, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका मतलब विस्कस फोर्स से है वेलोसिटी ग्रेडियंट। मान लो यहां पे कोई फ्लूइड है, पानी है मान लो, ठीक है, लिक्विड है, पानी है, ये रिवर बेड है, ठीक है, ये अपना रिवर था, ये रिवर बेड एकदम लास्ट लेयर है, और ये रिवर का सरफेस है, दिस इज रिवर सरफेस। इसमें जब पानी फ्लो करेगा तो यहां वाला जो वाटर होगा उसको सबसे ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगा रिवर बेड से, रिवर बेड पे वो घिसेगा और नहीं चल पाएगा। हम एक अजम्पशन मानते हैं, एक अजम्पशन मैक्सिमम न्यूमेरिकल में माना जाता है, हम यही मान लेते हैं, स्पीड ऑफ वाटर एट रिवर बेड इज 0, है ना। मान लेते हैं यहां वाले पानी की स्पीड 0 है। अब सुनो ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, इसके जस्ट ऊपर वाले पानी की स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, उसके जस्ट ऊपर वाले लेयर की स्पीड और ज्यादा, उसके जस्ट ऊपर 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 स्पीड और ज्यादा। भाई ये वाली जो लेयर है फ्लूइड की, ये एकदम रिवर बेड से कांटेक्ट में है, ये इतना ज्यादा मोशन नहीं कर पा रहे। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो फ्लूइड फ्री होता जा रहा है, फ्री होता जा रहा है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती जा रही। इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ अ फ्लूइड। मैंने बताया फ्लूइड मैकेनिक्स फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है, आपको सिर्फ ऊपर से पढ़ाया जा रहा है। आपको जो हम स्ट्रीमलाइन फ्लो बताते हैं ना, सब बकवास है, सब बहुत शॉर्ट में है, उसकी रियल मीनिंग नहीं है। जैसे इसका भी पूरी कहानी चलनी चाहिए इसकी एक पूरी, कि होता क्या है विस्कस फ्लो, ये वेलोसिटी प्रोफाइल्स किस किस तरह की बन सकती हैं, यही केस बनेगा कि कई केस बनते हैं। अपना जो सिलेबस है सिर्फ इसी केस पे रुका है कि नीचे वाला फ्लूइड कांटेक्ट में है तो नहीं चल पा रहा, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं कांटेक्ट कम हो रहा है तो फ्लो कर रहा है। दिस इज द रीजन कि अलग अलग लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लो, ये ऊपर वाली लेयर 10 मीटर पर सेकंड से, उसके नीचे वाली लेयर 9 मीटर पर सेकंड से, उसके नीचे वाली लेयर 8 मीटर पर सेकंड से, उसके नीचे वाली लेयर 6 मीटर, ला 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 ला, ये मान लो अपनी हो गई 3 मीटर पर सेकंड से, ये हो गई 2 मीटर पर सेकंड से, ये हो गई 1 मीटर पर सेकंड से, और ये 0। तो हर दो लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन दिखता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन लगता है। अब आते हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या चीज है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हाइट, है ना, कि कितनी हाइट पे कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही, बढ़ रही या घट रही। जैसे मैं बोल दूं दो लेयर्स के बीच का, ऐसी अज्यूम कर लो डिस्टेंस है मान लो 2 मीटर, और ये डिस्टेंस भी 2 मीटर, ये डिस्टेंस भी 2, जस्ट अजम्पशन 2 मीटर, फीलिंग देने के लिए, फील आ जाए। मान लो लेयर्स के बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर का। सो व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट? चेंज इन वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में चेंज कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई हाइट, इनके बीच में हाइट का डिफरेंस कितना है? 2 मीटर्स। मीटर मर जाएगा, कितना बचेगा? 0.5 सेकेंड्स। सही है, 0.5 सेकेंड इनवर्स। जैसे यहां से चाहे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालें 3 और 2, तो 3 माइनस 2 1 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई डिस्टेंस 2 मीटर्स, कट गया 0.5 सेकेंड इनवर्स। क्या सर ये हमेशा यूनिफॉर्म होता है? क्या हर जगह सेम होता है? नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है यूनिफॉर्म हो, वेरी भी कर सकता है। तो वेरी करेगा तो क्या लिखोगे, है ना। जैसे ऐसे अगर नॉर्मली यूनिफॉर्म लिखना हो तो इसका फॉर्मूला हम क्या बना सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट का? हम लिख देंगे चेंज इन वेलोसिटी विथ चेंज इन हाइट, ठीक है। हाइट को ये z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब किताबों में लिखा है तो लिख दिया, तुम h लिखो, y लिखो, जो लिखो, लिखा है, लिखने का तरीका है ना। पोटेंशियल एनर्जी को u लिखते हैं,
तो उसी तरह से डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर्स, डेल्टा जेड इज द हाइट डिफरेंस। पर हम कह रहे मान लो नॉन यूनिफॉर्म हो, थोड़ी देर में चेंज हो रही हो, तब इसी की जगह हम इसको क्या लिख देंगे बच्चों, बोलो dv बाई dz, dv बाई dz। चेंज इन वेलोसिटी, बहुत छोटा सा चेंज, दो बगल बगल की लेयर के बीच में। बगल बगल क्यों? क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस भी बहुत कम। दिस टर्म इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा, वेलोसिटी ग्रेडियंट ना हो तो क्या फ्लूइड में विस्कस फोर्स होगी? मैं बोलूं किसी का वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 है, किसी फ्लूइड में वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ dv की वैल्यू 0, डेल्टा v की वैल्यू 0, मतलब दो लेयर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। अब रिलेटिव मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन क्यों आएगा भाई? सो डेफिनेटली विस्कस फोर्स होने के लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट का होना मस्ट है ना। अब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, या ट्रू फॉल्स में आ सकता है अपना जेईई मेंस में, एडवांस में, नीट में, कहीं भी आ सकता है, एम्स में। क्या इज वेलोसिटी ग्रेडियंट नेसेसरी फॉर viscous force? Yes, it is. The velocity gradient of a fluid is 0. Will the viscous force always be 0? Yes, it will be. है ना? क्लियर हो गया? मिटा दें ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, समझ गए, dv बाई dz। चलिए अब बात करते हैं विस्कस फोर्स के फॉर्मूले पे। अभी तक बात की विस्कस फोर्स क्या है, दो लेयर के बीच में है ना। इंटरनल फोर्स है, ये भी एक वर्ड लिख लो, एक वर्ड लिखो, दिस इज इंटरनल फ्रिक्शन इन फ्लूइड लेयर्स। इंटरनल फ्रिक्शन इन फ्लूइड लेयर, इंटरनल फ्लूइड के अंदर, और हॉरिजॉन्टल लेयर्स के बीच में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है, इंटरनल फ्रिक्शन और हॉरिजॉन्टल लेयर। अब आते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर। अच्छा भाई, फॉर्मूले में जाने से पहले जरा मैं आपको सॉलिड फ्रिक्शन याद दिलाऊंगा, है ना भाई, अपनी टेंडेंसी रिलेट करने की मजा आएगा। सॉलिड फ्रिक्शन, तो सॉलिड फ्रिक्शन की अगर आपको कहानी याद हो तो सॉलिड फ्रिक्शन दो तरह का था बेसिकली। तो एक था स्टैटिक, एक था काइनेटिक। वैसे तो बहुत निकाल आएंगे अपनी लिमिटिंग वगैरह, रोलिंग वगैरह, नहीं, स्टैटिक काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपको याद हो वेरिएबल होती है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती थी वो होती थी म्यू एस इंटू एन, याद है, इसको हम बोलते थे लिमिटिंग। और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती थी, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती थी म्यू के इंटू एन। क्लियर है क्या? इससे में समझ में आता है कि सॉलिड का जो फ्रिक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, इन दोनों बॉडी के बीच में लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। और म्यू, म्यू क्या था? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये म्यू किस पे डिपेंड करता है? म्यू डिपेंड्स ऑन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। मतलब जो ये सॉलिड फ्रिक्शन है ये बेसिकली दो चीज पे डिपेंड कर रहा है। अगर स्टैटिक है तब तो ये डिपेंड करेगा अप्लाइड फोर्स पे भी, याद है, जितनी अप्लाइड फोर्स होती है ना, उतना फ्रिक्शन होता है। अगर बॉडी रुकी हुई है तो, और चल रही है तब तो फिर फॉर्मूले से निकालते हैं। हाँ, तो बेसिकली जो सॉलिड फ्रिक्शन था ये डिपेंड करता था किस पे? ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, या तो नॉर्मल रिएक्शन। बड़े कमाल की बात है कि सॉलिड फ्रिक्शन को बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि आप समझते हो फ्रिक्शन कब आता है? जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो, जब ये बॉडी आगे बढ़े या पीछे जाए इसके रिस्पेक्ट में। पर रिलेटिव वेलोसिटी इसके फॉर्मूले में कहीं कुछ नहीं आ रहा। मेरे कहने का मतलब है बच्चों, मान लो मैं ये दो केस लूं, मतलब बड़ी प्यारी चीज है। ये बॉडी मान लो 2 मीटर पर सेकंड चल रही है और सेम बॉडी मान लो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। दोनों केस में फ्रिक्शन की वैल्यू सेम होगी। दोनों केस में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा जिसकी वैल्यू म्यू के इंटू एन, म्यू के सरफेस पर डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं होगा। यानी बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी पे सॉलिड फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सॉलिड फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, जबकि करना चाहिए सोचो तो, पर नहीं करता। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब क्या है, मान लो एक बॉडी है, ऐसे रख के मैंने चलाई और उसी बॉडी को मैंने ऐसे रख के चलाया, है ना, तो फील आ रहा है कि इस केस में फ्रिक्शन ज्यादा होगा। फील आ रहा है आपको, घिसेगा, यहां पे सिर्फ इतना सा सरफेस कांटेक्ट में फ्रिक्शन इतने पे, यहां पूरे पे फील आ रहा है। बट जरा फॉर्मूला देखो, देयर इज नो टर्म फॉर एरिया ऑफ कांटेक्ट। मतलब सॉलिड फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, बॉडी की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता।
जबकि डे टू डे लाइफ में आपको भी लगता है होगा कि कोई चीज तेज चलेगी तो फ्रिक्शन और ज्यादा लगेगा। सॉलिड फ्रिक्शन के ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं हम लिक्विड फ्रिक्शन विस्कोसिटी पे। क्लियर है इतना? ठीक है, एक फ्लैशबैक मारा मैंने आपको। वो लम्हे वो बातें कोई न जाने, कई लोग डूब गए अपने प्यार मोहब्बत की कहानी में। वापस आओ बच्चों। थी कैसी रातें ओ बरसातें। चलो भाई साहब, तो अपन बात करने जा रहे हैं अब विस्कस फोर्स के फॉर्मूले की। ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि एक प्रैक्टिकल फ्लूइड जब फ्लो करता है तो डिफरेंट लेयर की स्पीड डिफरेंट होती है, और उनकी स्पीड के बीच के डिफरेंस को हमने dv बोला, और इस हाइट को हमने dz बोला, है ना। ऐसे किताब में इसको ऐसे लिखता है, देखो हम भी लिख सकते हैं, हमें भी आता है। बोलता है इस डिस्टेंस को z मान लें, इस लेयर की वेलोसिटी को v मान लें, फिर यहां से हम dz ऊपर गए, ऊपर जाने पे वेलोसिटी बढ़ गई, इसकी वेलोसिटी v प्लस dv हो गई। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, बोर हो गए सर जल्दी बताओ, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वो कितना हो जाएगा, dv बाय dz। बोलो समझ में आया? यहाँ v थी, बढ़ गई। खैर, तो देखा गया जो ये विस्कस फोर्स होता है अमंग टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, देखा गया वो डिपेंड करता है, विस्कस फोर्स F डिपेंड करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। जितना ज्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट उतना ज्यादा विस्कस फोर्स, मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन स्पीड पे डिपेंड करता है। इनके बीच में अगर रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा होगी, मतलब dv ज्यादा होगा, इसकी वेलोसिटी कम, उसकी वेलोसिटी ज्यादा, काफी डिफरेंस जितना ज्यादा वेलोसिटी का, विस्कस फोर्स उतनी ज्यादा। यानी फ्लूइड फ्रिक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, सॉलिड फ्रिक्शन नहीं। दूसरा चीज देखा गया, विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लेयर्स। वो दोनों लेयर का कितना एरिया कॉन्टैक्ट पे है उस पर भी डिपेंड करता है, जो कि सॉलिड फ्रिक्शन नहीं करता था। याद रखेंगे, पहला वेलोसिटी ग्रेडियंट जो हमने पढ़ाया कि कितना वेलोसिटी का डिफरेंस है, और साथ में dz के टर्म को भी रखा गया है, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला गया। और दूसरा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, दोनों को हमने मिलाया, और मिला के जो फॉर्मूला बना वो बोला माइनस ईटा ए dv बाय dz। ईटा इज अ कांस्टेंट, है ना, प्रोपोर्शनैलिटी दो मिलाई तो एक कांस्टेंट आया, ईटा ए dv बाई dz। माइनस सब समझ गए होंगे, फ्रिक्शन है भैया, अपोजिंग फोर्स होती है। जिस तरफ बॉडी चल रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, रिलेटिव मोशन को अपोज करती है इन शॉर्ट, इसलिए नेगेटिव साइन लगा है। उसकी और कोई इसका मतलब नहीं, नेगेटिव साइन, डरना नहीं, मतलब जिधर रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको अपोज। ए समझ में आ गया, समझ में आ गया। ईटा को क्या बोलते हैं? दिस ईटा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, क्या बोले, अपॉन लिक्विड, चॉइस ऑफ लिक्विड। हर लिक्विड का अपना अपना होता है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एग्जाम में इसकी वैल्यू दी रहेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू है। विस्कस फोर्स माइनस ईटा ए dv बाई dz। ईटा के बारे में और बताएं, जैसे ये अपना ईटा है ना, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, जितना आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे उतना ईटा डिक्रीज करता है, काफी ज्यादा डिक्रीज करता है, सिग्निफिकेंट फॉल होता है ईटा की वैल्यू में। और थोड़ा समझते हैं क्या ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जैसे मान लो मेरे एक हाथ में पानी है और एक हाथ में तेल है, ठीक है, तो आपको पता है तेल थोड़ा गाढ़ा सा है, विस्कस, इसी को विस्कस बोलते हैं। अब डेंसिटी से भी थोड़ा बहुत आप रिलेट कर सकते हो, बट एग्जैक्टली इट इज नॉट डेंसिटी ऑल्सो। बोलोगे सर किस चीज से रिलेट करें? रिलेट करना है सिर्फ फ्रिक्शन से। जो फ्लूइड ज्यादा फ्रिक्शन देता हो अपनी लेयर्स के बीच में, जो आसानी से फ्लो ना होता हो, उसको हम विस्कस फ्लूइड कहते हैं। विच डज नॉट फ्लो इजिली, उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हाई होता होगा, वो इतना बढ़िया फ्लो नहीं करता होगा, ठीक है, उसको हम विस्कस कहते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहीं ना कहीं फ्लूइड फ्रिक्शन से रिलेटेड है। कौन सा फ्लूइड प्यार से फ्लो, जो एकदम इजीली फ्लो कर जाए, जैसे पानी इजीली फ्लो करता है। मैं नहीं मानता कि पानी में बहुत ज्यादा विस्कोसिटी, पानी की विस्कोसिटी का जो टर्म होता है बहुत छोटा है। पानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसी किताब में 10⁻⁻3, किसी किताब में 10⁻⁴, यही देता है, बहुत छोटा होता है पानी का।
है ना, ये चीज़ बहुत छोटी है पानी की। जिसकी ये चीज़ ज़्यादा होगी वो बहुत गाढ़ा फ्लूइड होगा, ईजिली फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ठीक समझ गए? अच्छा, नोट कर ले इतना। अच्छा, और क्या, इसको मिटा दूं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट और डायमेंशन, है ना, याद है जब पहला चैप्टर आप डायमेंशन पढ़ रहे थे तो बार बार यहाँ ये तुम्हारी किताब में आ जा रहा था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तब बड़ा डर लग रहा था यार ये क्या चीज़ है। तो अगर इसकी हम यूनिट की बात करें, है ना, तो यहाँ से इसकी यूनिट जरा देखो क्या आएगी, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपना किस में होगा, न्यूटन, एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वायर, और ये भी आके डिवाइड होगा, इसकी यूनिट थी सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, तो इसको ऊपर ले जाओ, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सही है, फोर्स न्यूटन में, एरिया मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट थी सेकंड इनवर्स, ये भी नीचे आया ऊपर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट हो गई। पर इसकी पता है सीजीएस यूनिट ज्यादा फेमस है। सीजीएस यूनिट बताओ क्या होगी, न्यूटन की जगह क्या होता है, डाइन, सेकंड की जगह सेकंड, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज मोर फेमस। किताबों में ये वैल्यू ज़्यादा देता है, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका अपना नाम भी है, इस यूनिट का अपना एक नाम भी है, इसको हम बोलते हैं पॉइस, 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 पॉइस। अब यहां से आपको एसआई यूनिट में जाना है, जैसे मान लो बोल दिया किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी 1 पॉइस है, मान लो बोल दिया 1 पॉइस, तो बच्चों 1 पॉइस होता है 10 की पावर -1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एसआई यूनिट से रिलेशन बता दिया, कभी पॉइस दे, कभी डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, मतलब ये यूनिट इसकी 10 गुना होती है। ठीक है, ये यूनिट इसकी 10 गुना, वाइस वर्सा जैसे समझ लो, है ना, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ पॉइस, पॉइस इज दिस यूनिट। ठीक है, तो अपने को तो जानते हो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एसआई यूनिट में वापस आना पड़ता है, तो मैंने इसलिए लिख दिया कि 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी समझ गए, इसका डायमेंशन निकाल लोगे, कई बार डायमेंशन पूछता है, डायमेंशन यहीं से आप फाइंड कर लोगे, डायमेंशन निकालना आपको आता है, मैं डायमेंशन लिख दे रहा हूं, m l -1 t -1, m में डायमेंशन 1 है, l और t में -1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गई इतनी बात, बहुत बढ़िया। चलिए मैं अब एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं इसका, तो हमें एक न्यूमेरिकल देता है कि यहां पे कोई रिवर फ्लो कर रहा है और उस रिवर के सरफेस पे जो वाटर है उसकी स्पीड हमें दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, और यहां पे हमारा रिवर बेड है, और अजम्पशन वही है कि रिवर बेड पे फ्लूइड किस पे है, रेस्ट पे है यहां का फ्लूइड, है ना, वाटर एट रेस्ट, और हमसे बोला ये जो डेप्थ है, दिस डेप्थ इज 5 मीटर। ठीक है, फाइंड द टेंजेंशियल, या इसी को आप बोल लो शेयरिंग स्ट्रेस अमंग लेयर्स। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस। हमको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाटर का दिया है 10 की पावर -2 पॉइस। आपसे क्या पूछ रहा है, स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, फोर्स बटे एरिया, तो आपसे F/A पूछ रहा है, शेयरिंग स्ट्रेस दो लेयर के बीच में। देखो जब ये लेयर आगे बढ़ेगी तो इसके नीचे ये लेयर इसको पीछे खींचेगी, तो इनके बीच में एक शेयर आएगा, खिंचाव आएगा, है ना, तो वो हमसे पूछा है फोर्स पर यूनिट एरिया। बहुत आसान है, कर दिया जाए। फ्रिक्शन फोर्स आप निकाल लो, कितनी होगी, -ηA dV/dz, फ्रिक्शन बोले या विस्कस बोले। ईटा की वैल्यू 10 की पावर -2 पॉइस, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया। ईटा कितना है, 10 की पावर -3, एरिया नहीं पता, dV/dz सोचो, dV/dz कैसे निकालोगे, सोचो। इस जगह की स्पीड कितनी है, 0, इस जगह पे स्पीड कितनी है फ्लूइड की, 18 किलोमीटर पर आवर, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 5, सो यू कैन फाइंड डेल्टा V/डेल्टा Z। अब बोल रहा है कि ऐसा नहीं बताया कि कहीं पे वेलोसिटीज डिस्टेंस के साथ यूनिफॉर्मली नहीं चेंज हो रही, तो हम मान लेंगे कि dV/dz की जगह हम del V/del Z यूज कर लेंगे, हम सोच लेंगे यूनिफॉर्म है, कोई और इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। तो चेंज इन वेलोसिटी इन लेयर के बीच में 18 किलोमीटर पर आवर -0 और नीचे 5 मीटर,
तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, तो इंटू 5/18 कर लेंगे, 18 से 18 कैंसिल, 5 मीटर पर सेकेंड। सो 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 5 मीटर, 5 मीटर कैंसिल, 1 सेकेंड इनवर्स इंटू 1। हमें फोर्स तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोला सही है, एरिया से डिवाइड कर दो। अब नेगेटिव साइन नहीं लिख रहा मैं, नेगेटिव का मतलब तो फ्रिक्शन फोर्स। सो दिस इज द शियरिंग स्ट्रेस जो हम ढूंढ रहे थे। फोर्स पर यूनिट एरिया दो लेयर के बीच में खिंचाव के वजह से जो आ रही है, पर फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ फ्लूइड, इस फ्लूइड के हर यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है, 10⁻³ शियरिंग फोर्स, शियरिंग फोर्स ऐसे खींचने वाली। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आप ये समझ गए हैं F = -ηA dV/dz कैसे लगाना है, समझ गए हैं, ठीक है। क्या करना है, वेलोसिटी का डिफरेंस देखना है, डिस्टेंस का डिफरेंस देखना है, वहां से वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि यहां मेरे पास एक बोट है, सुनना बहुत प्यारी चीज है, और यहां कोई फ्लूइड है। ये बोट इस फ्लूइड पे, वाटर पे, जहां पे भी चलना चाहती है, मोशन करना चाहती है। क्या बोट के बॉटम में और फ्लूइड के सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन होगा? व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज नाउ फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड लिक्विड सरफेस इन कॉन्टैक्ट। इसके पहले हम बात कर रहे थे लिक्विड की लेयर का अपनी ही दूसरी लेयर के साथ फ्रिक्शन। अभी हम बात कर रहे हैं लिक्विड की लेयर का सॉलिड की लेयर के साथ फ्रिक्शन एट सरफेस, सरफेस वाला। देखो ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है, फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। आपके सिलेबस में इसको बड़े इजी तरह से ऊपर ऊपर से कैसे छूते हैं, वो बोलते हैं कि सॉलिड प्लस लिक्विड के बीच का जो फ्रिक्शन है, जब इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन की बात हो जाए, हो सकती है कि नहीं, देखो यहां पे हो रही है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में रिलेटिव मोशन हो, तब हम दो केसेस देखेंगे। केस 1 जब सिर्फ सरफेस कांटेक्ट में हो, जो कि ये केस है। केस 2 जब सॉलिड इज इमर्ज्ड इन फ्लूइड हो, सॉलिड पूरी तरह से लिक्विड के अंदर, जैसे सबमरीन मूव कर रही हो। सोचो, इंटरेस्टिंग, सबमरीन पे भी तो फ्रिक्शन लगेगा। जैसे हम ही पानी में कूद के जब तैरते हैं, तो क्या हमें फ्रिक्शन नहीं फील होता? बिल्कुल होता है। हम इधर जाना चाहते हैं, पानी हमें पीछे ढकेलता है, वो भी फ्रिक्शन है। तो सॉलिड और लिक्विड के बीच का फ्रिक्शन दो केस में हम स्टडी करेंगे, एक जब सरफेस कांटेक्ट में हो, और एक जब सॉलिड पूरा इसके अंदर, मान लो एक बॉल डाल के मैं ऐसे फेंक दूं। तो अभी हम ये डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में आ रहा, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम इसी के बारे में है। फिजिक्स को समझो, स्टोक्स थ्योरम इस चीज के बारे में है। व्हाट इज स्टोक्स थ्योरम? 6π_nRV नहीं, 6π_RV नहीं। स्टोक्स थ्योरम ये बताता है कि जब कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर मूव करता है तो कैसे फ्रिक्शन फोर्स लगती है, ये बताता है। कंसेप्ट खोलो अपने, जैसे अब ये क्लियर होने वाला है। तो इन्होंने आपके सिलेबस में आपसे क्या कहा प्यार से, कि जब सरफेस कांटेक्ट में हो तो हम जो विस्कोसिटी का फॉर्मूला यूज कर रहे थे, विस्कस फोर्स का, जो हम विस्कस फोर्स का फॉर्मूला यूज कर रहे थे फ्लूइड के लिए, क्या यूज कर रहे थे? ηA dV/dz, हम वही यूज करेंगे इन दोनों लेयर के बीच में। बोट का सरफेस एरिया मान लो A है, बोट की वेलोसिटी कुछ है, पहली लेयर की वेलोसिटी कुछ है, इनके बीच का डिस्टेंस हमको कहां से मिलेगा? तो वो कहते हैं कि ये वाला आप dV/dz उठा लो। यहां dV/dz किसका उठा लो? आप फ्लूइड का उठा लो। समझाते हैं अभी, चलो इतना समझो। फॉर्मूला अपने को ये लगाना है, ηA dV/dz, चाहे कोई सॉलिड फ्लूइड की लेयर के साथ कांटेक्ट में हो, चाहे फ्लूइड की लेयर के साथ कांटेक्ट में हो। पर अगर सॉलिड फ्लूइड के अंदर है तब ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। ठीक, चलो क्वेश्चन से समझाता हूं मैं, फील देता हूं पहले इसका, फील से अपने आप समझ में आएगा।
मान लो ये पानी अपना रेस्ट पे है ना, एज नॉर्मल फ्लो नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है, ठीक है, मान लो इसे रेस्ट पे है, मान लो, ठीक है। और ये बोट इस पे आगे बढ़ना चाहिए, बोट तो आगे बढ़ना चाहेगी साहब, बिल्कुल चाहेगी, है ना। ये बोट आगे चल रही, मान लो ये बोट आगे चल रही 10 मीटर पर सेकेंड से। ये पानी मान लो अपना 1 मीटर डीप है, 10 मीटर डीप है, 1 मीटर डीप है। यहां अपना रिवर बेड अपना किस पे है, मस्त रेस्ट पे, रिवर बेड वाटर एट रेस्ट। जब ऊपर से पानी बोट चलना चाहेगी तो बोट के नीचे वाला पानी रुका रहेगा, बोट उससे कांटेक्ट में रहेगी, कहेगी चलो, वो कहेगा नहीं चलो, नहीं, इनर्शिया, वो नहीं कहेगा नहीं चलेंगे। तो बोट उसे आगे कैसे ले जाएगी, फ्रिक्शन की वजह से। बोट आगे बढ़ी, लिक्विड पीछे रह गया, बोट ने लिक्विड को आगे खींचा, मतलब बोट अपने नीचे वाली लेयर पे इस तरफ फ्रिक्शन लगाएगी, और ये फ्रिक्शन कितना होगा, ईटा ए dv बाई dz। अब dv बाई dz आपको मिल जाएगा 10 माइनस यहां की स्पीड कितनी हो गई, 0 डिवाइड बाई 1। क्लियर। बोट आगे बढ़ा, पानी छूटा, बोट ने पानी को भी आगे खींचा, वो लेयर आगे बढ़ी, उसने अपने नीचे लेयर को भी आगे खींचा, फिर उसने अपने नीचे लेयर को आगे खींचा, वेलोसिटी प्रोफाइल वही बनेगा। सोचो ये बोट आगे बढ़ी 10 मीटर पर सेकंड से, नीचे लेयर छूट रही थी, हम नहीं जाएंगे, फ्रिक्शन से आगे बढ़ी है, मान लो ये आगे बढ़ी विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, एकदम बराबर से खींच लिया। इसके नीचे वाली लेयर को कौन खींचेगा, ये वाला फ्लूइड, ये आगे बढ़ा, नीचे वाली नहीं बढ़ रही, कहा तुम भी चलो, इसको खींचा 9 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। फिर उसके नीचे वाली को फिर इसने खींचा 8 मीटर पर सेकंड, खींचते जा रहे, एक जगह जाके वेलोसिटी 0 हो गई, वही वेलोसिटी प्रोफाइल। चलिए तो इस पे एक न्यूमेरिकल देख लीजिए आप क्वेश्चन। हमारे पास एक वुडन प्लेट है, ठीक है, जिसका एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, और जो कि मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से एक फ्लूइड में, ठीक है, जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी दी है 10 की पावर -2 पॉइस, और फ्लूइड की डेप्थ दी है हमको 1 मीटर, ठीक है, रिवर बेड से, जो कि अज्यूम्ड है रेस्ट पे है। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द प्लेट इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब प्लेट कांस्टेंट स्पीड से चलती रहे, इसके लिए कितनी एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है, चलिए बताइए आप, ये सॉल्व करिए, फिर मैं सॉल्व करता हूं, बताइए एक बार, ट्राई तो करिए। हाँ हो गया, पॉज करके ट्राई कर लिया, चलिए मैं बताता हूँ, ट्राई कर लो एक बार, वरना ये रही जो भी अपना प्लेट है 2 मीटर स्क्वायर की, आगे बढ़ रही 2 मीटर पर सेकंड से, ये इसका एरिया, ये रिवर है, रिवर की डेप्थ कितनी दी है हमको 1 मीटर, यहाँ की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, यहाँ से आपको डेल्टा v बाई डेल्टा z मिल जाएगा 2 - 0/1, तो 2 सेकेंड इनवर्स, एरिया अपने को दे रखा है। तो जब ये आगे बढ़ेगा तो फ्लूइड इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, विस्कस फोर्स पीछे की तरफ, कितनी, ईटा ए dv बाय dz, ईटा है 10 की पावर -2 पॉइस, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 SI यूनिट में, एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, dv बाई dz है 2, 4 × 10⁻³ न्यूटन। इतना फ्रिक्शन इस पे पीछे लग रहा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम होती जाएगी। अगर हम आगे की तरफ भी इतनी ही एक्सटर्नल फोर्स लगाते रहें, तब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगी, नेट फोर्स 0 होने से इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 होने से स्पीड कांस्टेंट है ना, तो इट विल मूव यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्म मोशन कराने के लिए जितनी फ्रिक्शन लग रही है उतनी एक्सटर्नल फोर्स लगा दो, 4 × 10⁻³ इतनी फोर्स लगाओ, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 रहेगी, बढ़िया जिस स्पीड से चल रहा था उसमें चलेगा। चलिए तो जाते जाते मैं एक क्वेश्चन आपको दे जा रहा हूं, जिसका आंसर आप कमेंट करेंगे। ये छोटा सा प्यारा सा लेक्चर खत्म हुआ, इसके बाद स्टोक्स थ्योरम का एक थोड़ा सा लेंथी लेक्चर आएगा, दैट विल बी द लास्ट फ्रॉम फ्लूइड इन मोशन, उसके बाद हम चलेंगे सरफेस टेंशन की तरफ। सो द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट, एक टॉय है मेरे पास घर पे, एक खिलौना है, ठीक है, वो खिलौने में पानी भरा हुआ है, वो ऐसा खिलौना है कि उसमें एक कुछ समझ लो टब जैसा कुछ है एक, ठीक है, उसमें पानी भरा है और उसकी डेप्थ 1 मीटर है। यहाँ का पानी रेस्ट पे है, मानोगे वाटर एट रेस्ट, वाटर भी नहीं, इसमें कोई लिक्विड है, लिक्विड एट रेस्ट।
ये बहुत गाढ़ा लिक्विड है, बहुत गाढ़ा लिक्विड, इतना गाढ़ा है कि इसकी विस्कोसिटी 1 पॉइज है। आई नो इट्स वेरी टफ टू गेट सच हाई विस्कोसिटी, बट वी हैव समहाउ 1 पॉइज की, 10 पॉइज कर लो, चलो 10 पॉइज की। यहां मेरे पास इसमें एक छोटी सी बोट है, इसमें एक छोटा सा बउआ बैठा है, इन दोनों का मास मिलाकर 2 kg है। इस बोट का जो बॉटम है उसका सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। ये बोट यहां पे मूव कर रही है, बोट इज इन मोशन विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इस बोट पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई हुई है हमने 20 न्यूटन की। ओके, इट्स नॉट विजिबल नाउ, ओके लेट मी चेंज, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, और इस बोर्ड पे मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखी है खुद से इसको चलाने के लिए, वेयर एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। इसको खींचा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोट। मैं ऑप्शन दे दूंगा, ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में मैं आपको फिर विस्कस फोर्स ही बताऊंगा, पर तब जब कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर इमर्स्ड हो। तो तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।